बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ये हैं इमरान। देखते ही आपने ये तो कहा होगा कि जी जी आप ही का इंतजार था, आइए आगे आप रोजाना आ जाते हैं। शाहकार का इंतजार, ये शाहकार अनमरा हसन है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपकी चाय ठंडी हो रही है, अगर आपने बनाई अभी तक पी नहीं है, उठ के पी लीजिए। और इसके साथ दुआ भी है कि अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। लाहौर के लिए ब्राइट एंड बिट क्या कहना चाहिए, क्लाउडी मॉर्निंग, थोड़ी सी ब्राइट, थोड़ी सी क्लाउडी इन द सेंस के रोशनी भी है, बादल भी हैं, लेकिन बारिश हल्की हल्की है और मौसम कदरे बेहतर है। लेकिन आज की जो हाईलाइट है वो लाहौर की बरसात नहीं है, वो कराची की बरसात है। बिल्कुल, कल कराची आइट्स ने बारिश को भरपूर एंजॉय किया, लेकिन साथ साथ नॉर्थ कराची के हवाले से बात करें, नॉर्थ नाज़िमाबाद के हवाले से बात करें, गुलबर्ग वहाँ पे बादल बरसे। शहर कायद में जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और फिर उससे गटर भी उबलते हैं हर तरफ। आपको ताफुन, कल हमने सुना कराची वालों ने खुशबुएं सूंघी इन नाले के पानियों की, और साथ साथ नॉर्थ कराची में लोग नाश्ता कर रहे हैं। आप कैसी मैं क्या करूं, जो रह रहे हैं उनसे पूछें, वो बेचारे कितने मुश्किल में हैं जी। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के कई इलाके जो हैं वहाँ पे बिजली का भी मसला हो गया और फिर इलाके तारीकी में डूब गए। दुनिया के सारे मसले अभी अनमरा हसन ने कराची में बताने, आगे बताएं। आप कुछ अच्छा बता सकते हैं तो जरूर प्लीज। मैं बता सकता हूँ, एक आप बताएं, मेरे पास है ना, आप बताएं पहले तफसीलात। पानी जी जमा हो गया, आपको पता है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी बारिशें हुई, बादलों आज भी बादल। अच्छा चलें, आप पंजाब से जाने से पहले ना कराची में अच्छा जो था ना, वो मुर्तजा बाब सिद्दीकी की ट्वीट्स थी। क्या जो मेयर कराची क्या कह रहे थे? वो हर जगह पे कह रहे हैं कि मैं सफाई कर रहा हूँ और वो अपनी नालों वगैरह का मंजर वो दिखा रहे हैं। और उनकी हद तक अच्छाई फैली है कराची में नहीं। वैसे कल मुझे एक बात उनकी दिल को लगी थोड़ी मेरे। क्या? काम तो चले जो भी है मुकामी हुकूमत को हमें पता ही है वो कितना एक है, लेकिन उन्होंने कल एक दो पिक्चर शेयर की जिसमें मुख्तलिफ जो ये गटर्स थे ना या नाले, ये चौक हुए हुए थे ऐसी चीजों से जो लोग फेंकते हैं वहां पे, ये कूड़ा करकट। तो उन्होंने कहा यार ये आपका अपना शहर है, इसको क्यों गंदा करते हैं, इसको क्यों, नाले मेरी वजह से बंद होंगे तो मेरा घर ही डूबेगा ना। तो ये कल वो उनकी एक ट्वीट थी, चलते चलते मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा हम सुबह अपने शो में जरूर कहेंगे कि अगर एक तरफ हुकूमत साफ करती है नाले तो हम लोग जाके फिर गंदा कर देते हैं, इस उम्मीद पे कि फिर आके करेंगे। इमरान सॉरी, इसमें आपका फैक्टर भी आई एग्री कि यहाँ पे लोगों का भी मसला है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये नालों की सफाई बारिश वाले दिन करना इज नॉट राइट। मतलब ये आपको पता है कि जब बरसात आती है या सारे कराची में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हमारे सामने, इनकी सफाई पहले होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले हरकत में आना चाहिए। उस दिन जब आप ये करेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी लॉजिक्स दें वो जस्टिफाई नहीं हो ये बात भी ठीक है अपनी जगह। मैंने वो तो पहले कहा ना कि हुकूमतों को हम वो कोई क्रेडिट दे नहीं सकते, लेकिन हम भी माशाल्लाह कसर नहीं छोड़ते हैं। इवन अगर आप पोश से पोश साफ इलाकों में भी चले जाएं, लोग सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं, वहां पे आप देख लें, अपने एरियाज में देख लें, चलती गाड़ी से तो ये माशाल्लाह हम भी कसर कोई नहीं छोड़ते। महकमा मौसमियात बहरहाल ये कह रहा है जी 27 जुलाई से जो मानसून बारिशें, इसका एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि जो करंट चल रहा है इसको एक और सिलसिला ज्वाइन कर लेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में जो धुआंधार इनिंग्स बादलों की वो जारी है। सवात के नदी नाले उनके अंदर इस वक्त तग़यानी है, लैंड स्लाइडिंग है, राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं और इस वक्त अपील की जा रही है खासतौर पर सयाहों से, क्योंकि सयाह रुक नहीं रहे और तो कराक्रम हाईवे पे ब्लॉक हुई है। हाँ। मैं सुबह कहीं न्यूज़ देख रही थी कि कराक्रम पे भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पे जो मुश्किल हो गई है। एग्जैक्टली, सो प्लीज बी सेफ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो इन एरियाज में जा रहे हैं फॉर वेकेशन, और आगे चूंकि लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें भी ट्रैवल करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखें और ये वेकेशंस आपको दोबारा मिल जाएंगी। जिंदगी बहुत प्यारी होनी चाहिए सबको, और अपना ख्याल रखें, इस मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है। कल हमने आपको अपने तीनों स्टेशन से अपडेट किया था, आप भी प्रोग्राम में या आने वाले बुलेटिन में भी आपको बताते रहेंगे। आगाज कर लें जी बड़ी खबर से, फिर बता दें आपको मुल्क इस वक्त किस जानिब जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी खबर में निगरान वजीर आजम कौन होगा, कयासराइयाँ हों चेमगोयाँ हों जारी हैं। मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना इसाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए सरगर्म नजर आती है, मगर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इसाक डार साहब के नाम की खुलकर मुखालफत की है। मौलाना फजल रहमान इसाक डार के नाम पर शदीद उन्होंने तशवीश का इजहार किया और साथ साथ MQM पाकिस्तान को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इस हवाले से। पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा तौर पर
इसहाक डार साहब की मुखालफत करते हुए खुलकर तरदीद की है कि ना तो कोई नाम पीपल्स पार्टी को पेश किया गया है और ना ही किसी नाम पर इत्तफाक किया गया है। मीडिया पर चलने वाली खबरें जाली हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा जो शीरी रहमान है, उन्होंने अपने गैर जानिबदार निगरान सेटअप के क़याम पर जोर देते हुए कहा कि तमाम फैसले जो हैं वो इत्तफाक़ राय से होने चाहिए, मुशावरत से होने चाहिए। और दूसरी जानिब जी ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार में इजाफे के लिए कानून साजी की जाए। जी बिल्कुल, कल हमने इस पर बात भी की थी और इस खबर से ये तासुर बहरहाल सामने आ रहा है कि जो आम इंतखाबात की तारीख है इसको हो सकता है आगे बढ़ाया जाए। उधर तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा देखने में आ रहा है। आज FIA ने साइफर की तहकीकात से मुतल्लिक उन्हें डॉक्यूमेंट समेत तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस में भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की गई कि आज सुबह 10 बजे तक साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास 50 मिनट और हैं और इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के पास अगर वो इस वक्त तक पेश नहीं करेंगे तो तौहीन भी हो सकती है अदालत की। खैर, जिन्ना हाउस हमला केस में लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उन्होंने हम्माद अजहर जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फ़ारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर समेत मुराद सईद साहब और मियाँ असलम समेत 22 रहनुमाओं को इश्तहारी करार दे दिया है। तो सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखुसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और इसी पे हमने इस वक्त बात करें। बिल्कुल, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप वेदर आप ही इंजॉय कर रहे होंगे अच्छा, लेकिन जो सियासत की फ़िलहाल सूरत हाल है वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। सबसे पहले तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से पिछले 2-3 दिन से जो खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर, जिस पर कल जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने खुलकर एहतजाज भी किया है और मुखालफत की है, तशवीश का इजहार किया है, ये कह लें तो गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो इसहाक डार साहब का नाम है, क्या ये वाकई सजेशन काबिल गौर आएगी? इस पे जितना मुखालफत फेस करनी पड़ी है नून लीग को, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये नाम फ्लोट किया और मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो सीरियस थी, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं था खुद उनके अपने इत्तेहादी इसको इस तरीके से खुलेआम पब्लिक में आके, मीडिया में आके मुस्तरद कर, और मुस्तरद करने की बड़ी साउंड रीजन उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी और पाकिस्तान के सोचने समझने वाले लोगों और शहरियों की वजह से। देखिए, ये इस वक्त का जो आईनी निज़ाम है इलेक्शन के बारे में, ये इन्हीं पार्टियों में जो PDM की पार्टियां हैं, इन्होंने ही ये चीज़ तय की थी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है 1977 से मुतनाज़ चले आ रहे हैं, कोई उनको तस्लीम नहीं करता। तो इसलिए ये होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले 2 माह पहले या 3 माह पहले, उसमें फ़र्क है कानूनी तौर पर, हुकूमत एक गैर जानिबदार आदमी के हाथ में चली जानी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा गया। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया, उसके बाद 18वीं तरमीम में इसको अमली शक्ल दी गई, फिर 20वीं तरमीम में इसको मजीद बेहतर बनाया गया कि पार्लियामेंट का रोल उसमें मजीद डिफाइन किया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी का। अब अगर आप इस एतबार से देखें, ये आर्टिकल 224 है आइन का, अगर आप इस एतबार से देखें तो किसी तौर पर भी इसहाक डार साहब को एक गैर जानिबदार फर्द नहीं कहा जा सकता। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क्या कहेंगे मालिक खानदान है, उसके रिश्तेदार हैं, वो उसका हिस्सा हैं, फिर वो मुसलसल पार्टी के अहम ओहदों पर रहें। इस वक्त वो इस हुकूमत के वजीर हैं, तो जो जाने वाली हुकूमत का वजीर है वो किस तरीके से एक न्यूट्रल सेटअप का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैन साहब एक सवाल फिर पूछने, अवाम भी एक बजानिब है ना कि यहाँ पे आके पार्टियां अपनी जानिबदारी और गैर जानिबदारी दिखा रही हैं। पिछले 1.5 साल से तो ये 13 के 13 बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, एक वजीर किसी का, एक मुशीर किसी का है। अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हो तो अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करने का मकसद क्या महज सियासी है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो गैर जानिबदार नहीं है तो क्या जिनको इस वक्त लीडर अपोजिशन कहा जा रहा है, जो PTI के MNA हैं लेकिन मुनहरिफ हैं, सब जानते हैं, राजा रियाज साहब, क्या फिर उनको हम कहेंगे कि वो गैर जानिबदार हैं जो मिलकर प्राइम मिनिस्टर के साथ फैसला करेंगे कि हु हैज टू बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? मैं पहले राजा रियाज की बात कर रहा हूँ। ये जो मौका मिला है मुस्लिम लीग नवाज को, जिसको उन्होंने मिसयूज, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो इसी वजह से मिला है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अपोजिशन है ही नहीं, और उसकी वजह से ये है कि जो चेयरमैन PTI है उनकी नाकबत अंदेशी कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑगस्ट
लॉ मेकिंग हाउस में, जिसमें उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, वो उसको छोड़कर भाग गए। तो अपोजिशन से असेंबली खाली हो गई, तो वहां पे एक जेली अपोजिशन लीडर है। आई एम सॉरी मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो असली अपोजिशन लीडर नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अब जो कानूनी स्कीम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये है कि वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मिलकर आपस में इत्तेफाक से एक न्यूट्रल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं, और अगर वो ना हो तो फिर पार्लियामान की कमेटी जो है वो फैसला करती है, जिसमें बराबर बराबर नुमाइंदगी होती है अपोजिशन की और हुकूमत की। अब दोनों सतह पे अपोजिशन जब मौजूद नहीं है तो हुकूमत के पास एक मौका है कि अपोजिशन लीडर भी उन्हीं का है और हुकूमत भी उनकी है, तो वो खुद कानूनी तौर पर वो जिसको चाहे कर दें। लेकिन ये अखलाकी तौर पर भी मुकम्मल गलत है, और मेरी राय में आइन की जो रूह है, आइन की जो स्पिरिट है, उसके खिलाफ है। क्योंकि जब आइन ने मुशावरत का कहा लीडर ऑफ अपोजिशन से, तो उसका मतलब ये था कि तमाम लोगों का इत्तेफाक राय होगा, वो एक न्यूट्रल सेटअप होगा। तो इसमें तो ये बात होगी। अब आपकी जो दूसरी बात है कि अपोजिशन ये जो हुकूमती पार्टी से पहले क्या कर रही थी, देखिए जो अलायंसेस होते हैं वो पार्लियामानी सिस्टम में दुनिया भर में बनते हैं। जब वो बनते हैं तो इस बात पे झगड़े होते हैं, ये वजारत कौन लेगा, वो वजारत कौन लेगा, ये एक नॉर्मल बात है। आपस में बटाइयाँ होती हैं। ये जमहूरियत में, पार्लियामानी जमहूरियत में इसी तरह होता है। देखने को बुरा होता है लेकिन नतीजा इसका बुरा नहीं होता। सही। और जब इलेक्शन का वक्त आता है ऐसी पार्टियां आपस में झगड़ती भी हैं, वो भी नॉर्मल। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मामला है, इस पर जो इनकी तशवीश है, उसका मकसद सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये भी है, खास तौर पे मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में मौलाना अब्दुल रहमान को भी है, उनकी तशवीश है कि इससे जो जमहूरी सेटअप है वो पटड़ी से उतर जाएगा, इलेक्शन का एतबार खराब हो जाएगा, हम सब का एतबार खराब हो जाएगा। इससे कोई बड़ा बहरान पैदा होगा, बड़ा बहरान हो सकता है। जैसे आपने खुद भी कहा कि इसमें पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, मौलाना फजलुर रहमान को भी, और आपने पहली बात जब की थी इस सेशन के आगाज़ में तो आपने कहा था कि नून लीग को भी शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी जो ये साथ में अलायंस करदा जमाते हैं ये सब इतना खुलकर एहतजाज करेंगी इस नाम के ऊपर, और एक न्यूट्रल नाम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेकिन अभी जो सूरत हाल है जिसमें अपोजिशन लीडर की हम बात करें या इत्तेहादी जमातों की बात करें, सब कुछ स्कैटर्ड सा नज़र आ रहा है। एक पेज पर आना इन सब के लिए, इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान अपना जो तशवीश है मुख्तलिफ तौर पर गिले शिकवे कर चुके हैं, जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। सो हाउ डू यू सी हुकूमत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और वो किस तरह से इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे? देखिए हुकूमत का तो वक्त गुजर गया ना जी, अब तो चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, एक महीने से भी कम रहे। तो इस वक्त तो इनका इकट्ठे चलने वाला कोई मसला ही नहीं है। अब तो इन्होंने सबने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में अलग अलग जाना है। लेकिन इन पार्टियों में से अक्सर पार्टियां ऐसी हैं जिनके आपस में वोट मिक्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्टोरल अलायंस करेंगे। इनके वोटर इतने मुख्तलिफ हैं कि ये वोटर अपने ये वोटर मिक्स ही नहीं कर सकते। ये कहीं कहीं पे केपी में खास तौर पर अपने कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेंगी, तो छोटे मोटे अलायंस कहीं इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, तो इस वक्त ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ बोलेंगे भी, क्योंकि ये जो इंतखाब था ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, ये इत्तेहाद जो था ये एक हुकूमती इत्तेहाद था। और हो सकता है, बल्कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जब इलेक्शन के बाद ये वापस आएंगे तो फिर से ये इत्तेहाद बना लेंगे। तो इस वक्त कोई झगड़ा कोई बहुत अहम बात नहीं है, अगरचे और इसमें वन मोर बिल्कुल शॉर्ट आंसर दीजिएगा, टाइम कम है। वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इन दी एंड हुकूमत भी पहले छोड़ते हैं, जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, 3 महीने का टाइम नून लीग को चाहिए, और आके इसहाक डार साहब का ही नाम प्रपोज करते हैं, राजा रियाज साहब को, जो आपने भी कहा और हमें मालूम है कि एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं नून लीग के आने वाले इलेक्शन में, तो फिर पीपल्स पार्टी तो कुछ नहीं होगा उनके पास। अगर राहें जुदा भी होती है तो ठीक है, इलेक्शन में तो लहदा जाना है, तो तनसीख निकाब भी तो हो सकती है इस मौके पर। इमरान, टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही शर्फसाद हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज को पहले ही एक तो पीटीआई का सामना है और पीटीआई के नौजवान उनके बहुत खिलाफ हैं, और अब ये होगा कि खुद इत्तेहादी भी बिफर जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज की साख खराब हो जाएगी, ठीक, इलेक्शन में उनकी साख खराब हो जाएगी, उनमें वोट उनके खराब हो जाएंगे, इतनी बड़ी उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी
मैं नहीं समझता Right, कोई ज़ैकम ताकत करें। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैकम खान साहब अपना तज्ज़िया हमारे सामने रख रहे थे। शायद मौजूदा हालात के अंदर लगता नहीं है साक डार साहब कोई बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। देखते हैं क्या फैसला इस पे होता है। बहरहाल बैकलैश बड़ा शदीद आया है जो अनएक्सपेक्टेड था PMLN के लिए। इससे पहले कि हम ब्रेक लिए, हम आपके खाने पीने का ख्याल रखते हैं और ख़ासतौर पे स्नैकिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। सो इस वक्त वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू आपकी स्नैकिंग हैबिट्स के को लेकर। बिल्कुल, स्नैकिंग हम सब ने बचपन में कनौर नूडल्स को खाएं और मज़ेदार फ्लेवर टेस्ट के साथ। आपको पता है मार्केट का सबसे सस्ता ब्रांड कहा जाए नूडल्स का तो ये गलत नहीं है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है, हर 10 में से 9 बच्चों की ग़िज़ा में जो आयरन की कमी होती है और इसीलिए पाकिस्तानी कौम एक बहुत ही बड़ी डेफिशिएंसी हमें आयरन की देखने को मिलती है। सो ये नूडल्स जो अभी अनौर ने नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इसमें आयरन और आपकी दीगर चीज़ें ये इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें इसका जो एसेंस मौजूद है जिससे बच्चों में जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको आप कैटर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है, अभी बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो आई थिंक दिस इज इजी टू मेक और बच्चों के लिए, बच्चों को टेस्टी भी लगता है तो बच्चों को खिलाना बड़ा आसान होता है। इसके अलावा जर्मला सेट के आयरन और फाइबर के हवाले से इसमें ग़िज़ाइयत भी है और 15% डेली ज़रूरत के हिसाब से आयरन मौजूद है जो यकीनी तौर पर बच्चों को एक्टिव और तेज़ रखती है। और अगर इसके मसाला फ्लेवर की बात करें, वैसे पर्सनली आई लाइक मसाला, मुझे भी पसंद है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। वी ऑल लाइक स्पाइसी स्टफ, तो वो बच्चों का भी फेवरेट बन रहा है और ये बच्चों का फेवरेट स्नैक है जिससे वो खाते रहते हैं और पेट नहीं भरता। अब तो अच्छा, वैसे भी बचपन में हमें अम्मी जब भी पॉकेट मनी देती थी, किसी भी करीबी स्टोर पे जाएं आपको वहाँ से कनौर नूडल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से लें, अपने बच्चों के लिए लें, बच्चे खुद जाके लें। इसमें तीनों बड़े जो के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और आयरन प्लस नूडल्स के 3 बड़े फ़ायदे ये हैं कि बच्चों को एक्टिव रखते हैं, शार्प रखते हैं और इसकी दीगर चीज़ें भी हैं। सो ये सोचा कि हम आपकी स्नैकिंग के हवाले से, बच्चों की स्नैकिंग वैसे बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल जी, जरूर खाइए, एंजॉय कीजिए एंड इंक्रीज आयरन इन योर बॉडी। खासतौर पे बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस हवाले से कुछ दिखाते भी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट देसी फूड का, जिसमें आज हम आपको शाही नाश्ता करवाएंगे। दिखाते हैं आपको। नाजरीन, आज मैं आई हूँ समनाबाद नदीम शहीद रोड पे, जहाँ पर है बट स्वीट एंड शाही नाश्ते वाले और ये तैयार करते हैं नाश्ते में हलवा पूरी और चिकन टिक्की। और इनकी खास बात तो ये है कि ये पूरे लाहौर में वाहिद दुकान है जो कि फेनियों का नाश्ता करवाते हैं। आइए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बहरिया टाउन से आया हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आप क्या लेने आए यहाँ से? यहाँ पे आपको पता है लाहौरी जो है खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ की हलवा पूरी, मिठाई, चिकन टिक्की, चने बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसीलिए यहाँ से परचेज करने के लिए आए हैं। क्या खास बात लगती है इनके नाश्ते की आपको? तो जो यहाँ की पूरियाँ और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो शुरू से इनकी एक स्पेशल रेसिपी है जो यही बना सकते हैं और इनका एक अलग टेस्ट है जिस वजह से हम यहाँ को प्रेफर करते हैं। आप कब से नाश्ता कर रहे हैं यहाँ से? हम बचपन से करते आ रहे हैं, आगे से हमारे बच्चे जो हैं ये आ रहे हैं। अभी आप किस चीज़ का नाश्ता कर रहे हैं? अब हम फेनी और दूध का नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सुबह के टाइम फेनियों का नाश्ता करना कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार है और हेल्थ के लिए तो बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है ये, आपको पता है, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि बुज़ुर्ग भी इसको बड़ी आसानी से जो है ना खाते हैं और उनके लिए बड़ी अच्छी डाइट है ये। और देसी की कीम की फेनी है जो यहाँ पे कहीं पे भी मुयसर नहीं है और नहीं मिलती। और इनका ये फ़ायदा है कि देखें, आपको ये फेनियाँ जो है ये दूध में मिक्स करके देते हैं। आप यहाँ पर फेनियों के अलावा और कौन सा नाश्ता करना पसंद करते हैं? जी, इनके पास चिकन टिक्की है, कीमे वाली टिक्की है और हलवा पूड़ी का नाश्ता इनका बेहतरीन है, शाही नाश्ता है इनका। आप कब से नाश्ता कर रहे हैं यहाँ से? मैं 25-30 साल हो गए मुझे यहाँ से करते हुए। आज किस चीज़ का नाश्ता करने आए हैं? हलवा पूरी का, जो मेरे यहाँ पे ना जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, हलवा पूरी। इनके नाश्ते की आपको खास बात क्या लगती है? खास इसमें बात यह है कि सबसे पहली बात है कि ये एक तो सफाई और सुथराई अच्छी है। मैं हमेशा इधर से आता हूँ, बड़ी अरसे से आपको कह रहा हूँ यहाँ से खा रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा हलवा भी इनका टेस्टी है। और पूड़ी जो बनाते हैं ये मैदे की और आटे की बनाते हैं जो बहुत एक क्रंची होती है और टेस्ट बहुत अच्छा है, हजम जल्दी हो जाती है, बस ज़्यादा भारी नहीं है, वो मैदे पे ग्रां नहीं होती है। अच्छा, 25 साल से खा रहे हैं आप यहाँ से नाश्ता, तो टेस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आया? कभी 19-20 का हो जाए लेकिन अदरवाइज नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर फैसल भट्ट। आप मुझे बताएं, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये दुकान मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी 1975 में। उसके बाद से हम इसी काम से मुंसलिक हैं
ये बताइएगा आप नाश्ते में क्या क्या सर्व करते हैं? जी नाश्ते में हमारी हलवा पूड़ी होती है, मीठे पूड़े होते हैं, चिकन वाली टिक्की है, कीमे वाली टिक्की है और साथ में खोए वाला हलवा होता है, वो हम सर्व करते हैं नाश्ते में हलवा पूड़ी के साथ। दूध में फेनी डाल के देते हैं, वो भी नाश्ते के साथ चलती हैं जी। पूरे लाहौर में सिर्फ आप ही फेनियों का नाश्ता सर्व करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये फेनी का काम हमारा जी सारा साल चलता है, हम सारा साल फेनी बनाते हैं। गाहक हमारी डिमांड करता है हमें फेनी दूध में डाल के दें, इसको तो फिर सर्व करना पड़ता है जी। आपके नाश्ते की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से आपके पास नाश्ता करने ज़रूर आते हैं? जी पूड़ी हम आटे और मैदे की तैयार करते हैं जो बहुत लाइट वेट होती है, और दूसरा आलू की भाजी होती है, उनमें मसाले हम बहुत हल्के इस्तेमाल करते हैं जो बारीपन नहीं देते बंदे को खाने के बाद। नाश्ते में लाहौर में फ्योनी कोई नहीं सर्व करता, हम दूध के साथ फ्योनी सर्व करते हैं नाश्ते में। ये बताइएगा कि पूरी का जो आटा होता है वो कितनी देर में तैयार हो जाता है? पूड़ी का आटा जो गूंदते हैं वो तो ऊपर गूंदने में उसको आधा घंटा लगता है, फिर उसके बाद 1 घंटा उसको हम टाइम देते हैं, वो अच्छी तरह ज़रा उसमें रच बस जाता है, मैदा जो है ढल जाता है, तो उसके बाद वो पूड़ी निकालने के काबिल होता है। आप यहाँ पर नाश्ते के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? जी सुबह में हमारा नाश्ता होता है और उसके बाद शाम में हमारे समोसे होते हैं, भटूरे होते हैं, स्वीट्स है हमारे पास, रसमलाई है, रसगुल्ले हैं। आपको काम करते हुए 50 साल हो गए हैं, तो जायके को मेंटेन आपने कैसे रखा हुआ है? जी जायका एक तो अल्लाह का करम है, और ऊपर से दूसरा जो हमारे वाले साहब ने जो रेसिपी थी, जो मसाला जात वो डालते थे, वो उन्हीं से हमने सीखा हुआ और उसी को हम आगे उसी रेसिपी को हम आगे लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने हमें बताया उसी के साथ ही हम चल रहे हैं। इतने अरसे से आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, मशहूर शख्सियत आपके पास नाश्ता करने तो आती होंगी? हाँ जी बिल्कुल आती है, बहुत आती है। कौन कौन सी मशहूर शख्सियत आई हैं? मशहूर शख्सियत इधर के काफ़ी फनकार लोग, एक्टर काफ़ी आते हैं हमारे पास। कतील शफाई साहब होते थे, वो नाश्ता लेके जाते थे, उनके बच्चे आते हैं हमसे नाश्ता लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन मेरे लिए यहाँ का नाश्ता आ चुका है, जिसमें है गर्मा गर्म हलवा पूरी, चिकन टिक्की। सबसे पहले तो यहाँ की जो स्पेशल पूरी है मैं वो खाऊंगी। आप देखें इनकी जो पूरी है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता नरम है, और इसमें ज़रा सा भी वो हाथों को लगने वाला ऑयल नहीं है, यानी ये ऑयली नहीं है। इसका मतलब ये इतनी हैवी नहीं होगी। इसको हम खाएंगे गर्मा गर्म चनों के साथ। नाजरीन चनों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अब मैं जो चिकन टिक्की है उसको ट्राई करूँगी। इसको ट्राई करते हैं। क्रंची है, मज़ेदार है, और बिल्कुल ही हल्के से मसालों के साथ इन्होंने नहायत ही लजीज जो है वो नाश्ता तैयार किया हुआ है। आप लोग भी यहाँ से नाश्ता करने ज़रूर आइएगा। मिलते हैं अगले देसी फूड के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस ऑफ पंजाब। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन सारे पाकिस्तान में ही कह सकते हैं, चूँकि सिंध में कराची में भी बारिशें हो रही थी, तो बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन इन बारिशों ने बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत मसाइल पैदा हुए हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, और कुछ हद तक कोयटा के कुछ इलाकों में भी। तो हमने कहा ज़रा इस पर ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं, और ये जो नया स्पेल है, ये 27 तारीख से एक नया स्पेल भी ज्वाइन करा है स्पेल को, तो उसके बारे में भी पूछते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, वेदर के हवाले से उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो हमें सबसे पहले तो ये करंट स्पेल के बारे में बताइए, ये किस हद तक इस वक्त इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, और अगला स्पेल कितना ताकतवर होने जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो करंट स्पेल की बात करते हैं, खासा ताकतवर स्पेल है, बहुत विगरस फेज में है मॉनसून इस वक्त। गुज़श्ता दिन भी पंजाब के बेशतर इलाकों में कुछ एरियाज़ में तो यानी जैसे ओकाड़ा में तो 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो गई, इस तरह कसूर में 106 मिलीमीटर, और बाकी जगहों पर कहीं 40-50, मतलब वाइड स्प्रेड रेन हुई है पंजाब भर में, केपी पूरे में, कश्मीर में, जीबी में, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मशरकी जो एरिया है उनमें, और सिंध में भी वाइड स्प्रेड हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। कराची में 100 मिलीमीटर तक हो गई एक जगह पर। तो ये तेज़ बारिश जो स्पेल है ये अभी सिंध की हद तक तो 2 दिन मज़ीद है। अच्छा। और फिर पंजाब और केपी, कश्मीर, जीबी और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी एरियाज़ में तो ये 30 जुलाई तक चलेगा, कोई इसमें ख़ास ब्रेक नहीं आएगी, 30 जुलाई तक एक्सटेंड करेगा। तो इसमें यही है कि किसी मतलब गैप्स के साथ है कि यानी सुबह के वक्त अगर नहीं है तो दोपहर में या शाम में बारिश है,
किसी जगह पर सुबह में है तो दोपहर शाम को थोड़ा सा ब्रेक होता है। लेकिन तो सरदार साहब ये जो ह्यूमिडिटी एलिमेंट है, ये जो ह्यूमिडिटी है, जो ये हब्स है, ये कब तक प्रोलॉन्ग करेगी? इसमें हमें बारिश होती है बट बारिश के साथ साथ पसीने भी टिप टिप बह रहे होते हैं, पता नहीं लगता बारिश कौन सी है पसीना कौन सा, तो ये कब तक चलेगा? देखिए ये मानसून की तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना साइड इफेक्ट होता है कि ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होती है, जाहिर है जब भी तो ह्यूमिडिटी की एक्सेसिवनेस की वजह से ही बारिश भी होती है, जब बादलों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होकर होल्ड नहीं कर पाते बादल, तो ये तो जब तक स्पेल रहेगा, जब तक इसी तरह से रहेगा, यानी जब ब्रेक आएगी तो जाहिर है आपको बहुत ह्यूमिड और वेदर और हब्स वाला मौसम फील होता है, और जब स्पेल चल रहा हो तो फिर जरा से उसमें यानी इमरान अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि बारिश कौन सी और पसीना कौन सा है। सरदार सरफराज साहब, ये जो अभी आपने जी सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ें मानसून के दिनों में ना अमूमन यही साथ साथ ही चलती हैं इस तरह से, जब तक ये पूरा एक तरह से मानसून हवाएं उस एरिया से हट ना जाए तो फिर थोड़ा सा बेहतर होता है मौसम। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पीडीएमए की जानिब से भी और आप लोगों की जानिब से भी अलर्ट्स थे सैलाब को लेकर, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और इंडिया के अंदर भी हमने देखा है कि बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है। सो ये जो सैलाबी या अर्बन फ्लडिंग है या सैलाबी जो कैफियत है, इसके हवाले से भी बताइएगा, इसके मज़ीद क्या डेंजर जोन से हम निकल जाएंगे इन स्पेल्स के बाद, या अभी भी है इसका सैलाब का ख़तरा मौजूद? देखिए जब तक कि स्पेल चल रहा है तो जाहिर है उसमें तो खदशा रहता है, जैसे किसी भी शहर में अगर 50-60 मिलीमीटर बारिश या 100-80-100 मिलीमीटर बारिश चंद एक घंटों में पड़ जाए, 5-7 घंटों में, तो वहाँ सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है। जैसे लाहौर में 3 दफ़ा हम देख चुके हैं, मुसलसल अर्बन फ्लडिंग होती रही है, उसके नतीजे में इसी तरह से सिंध के बेशतर एरिया कल जो बारिश हुई तो नशेबी इलाकों में तो पानी भर ही जाता है, क्योंकि आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम हमारा सब हो रहे हैं, हर जगह ही तकरीबन उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो ये है जब तक ये स्पेल है 30-31 जुलाई तक, तब तक तो ये खदशा रहेगा कि बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरफराज भाई, ये जो लैंडस्लाइडिंग के हमने कुछ बड़े खौफनाक किस्म के विजुअल्स देखे हैं, कुराक्रम हाईवे हो या दीगर जो हाईवेज है, खासतौर पे स्कर्दू जो हमारा नॉर्थ एरिया है, बड़ा नुकसान भी हुआ है वहाँ पे, तो लैंडस्लाइडिंग के चांसेस मजीद हैं, ऐसा हो सकता है? मैं बता रहा था ना आपको कि जब तक ये स्पेल कंटिन्यू करता है तो तब तक लैंडस्लाइडिंग का खदशा रहता है, तो 30-31 जुलाई तक यानी ये इसका खदशा रहेगा, खासकर जो हिली एरियाज हैं, केपी के हिली एरियाज, कान, नरान, गलियात और चतराल साइड, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और आपके कश्मीर के जो एरियाज है और मरी साइड हो गया, इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग किसी वक्त भी तेज स्पेल बारिश होता है तो ओके सरफराज साहब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार सरफराज साहब हमें मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, वंस अगेन भी अपील, अगर आपका कोई प्लान है मजबूरी के अलावा जाने का तो प्लीज़ आप उसको कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग से मैंने बड़े भयानक विजुअल्स देखे हैं, खासतौर पे भारत के अंदर भी। सो बी केयरफुल एंड हैव अ नाइस डे, वेदर एंजॉय भी कर सकते हैं आप। ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन और हाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। मुतजस्सिस होना और सवाल करना हुसूल इल्म के लिए पहली शर्त है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, बताते हैं आपको आज के सेगमेंट साइंस एंड टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। पाकिस्तान में साइंस के फ़रोग़ के लिए, तनकीदी फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए इदारे भी काम कर रहे होते हैं और अफराद भी काम कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात कोई फ़र्द किसी की इनफरादी काविश इतनी बड़ी हो जाती है कि इवन किसी इदारे की काविश से भी आगे निकल जाती है। साइंस की दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत पेज है फेसबुक पर, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। इसको 9 साल हो गए हैं और इसमें कोई 8.5 लाख लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं। बहुत ही मारूजियत है, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी है, और मुकम्मल तौर पे साइंस के फ़रोग़ के लिए एक कमाल पेज है। इसकी जो रूह रवां है वो कदीर कुरैशी साहब है, और अमूमी तौर पर उस पेज के ऊपर जो भी सवाल होता है साइंस का, उसके नीचे लोग जो सबसे पहला कमेंट देखते हैं, ये तलाश करते हैं, वो कदीर कुरैशी साहब का कमेंट तलाश करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका तफसील से बेहतरीन जवाब दिया होता है, चाहे उसका ताल्लुक स्पेस साइंसिस से है, चाहे उसका ताल्लुक बायोलॉजी से है या केमिस्ट्री से है या फिजिक्स से है। कदीर कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कदीर कुरैशी साहब।
साइंस की दुनिया जो है उसने जितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फिक्र को फिरोग देने के लिए, उसकी तरवीज के लिए, मेरा ख्याल है कि उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। आपके तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तो मेरा सबसे पहले तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो सवाल है उसकी पजीराई अभी भी आप समझते हैं कि होती है? मतलब आपका तजुर्बा कैसा रहा ये साइंस की दुनिया के हवाले से? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। तो ये है कि हमारे यहाँ कल्चर तो बदकिस्मती से यही रहा है कि सवाल करना या सवाल उठाना जो है वो मायूब समझा जाता है या समझा जाता था। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत वो असरात कल्चर के मौजूद हैं कि बहुत से लोग सवाल करने को, या ख़ास तौर पे ऐसा सवाल जिसके बारे में उनका ये ख्याल हो कि उनको जवाब पता है, तो उनको फिर ये लगता है कि ये तो बचकाना सवाल है, तो उसका मजाक उड़ाने में या तज़हीक करने में कुछ लोग जो हैं वो चूकते नहीं हैं। तो ये बदकिस्मती से रवैया अभी तक है, लेकिन कम हो रहा है। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत खुशी है कि साइंस की दुनिया को शुरू किए हमें गालिबन कोई 9 साल हो रहे हैं, और इस अरसे में काफ़ी बड़ी तब्दीली देखने में आई है। और बहुत से लोग हैं जो अब हमें ये फीडबैक देते हैं कि आपके इस पेज के तवस्सुत से या आपके इस फेसबुक का जो वो है फोरम है, उसकी वजह से उनकी सोच में तब्दीली आई है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये बताइए कि ये जो जब भी हम कोई पोस्ट देखते हैं साइंस की दुनिया में, और मैंने देखा है कि वहाँ पे जितने लाखों फॉलोअर्स हैं, वो उनकी सबसे पहली कोशिश होती है कि नीचे कदीर कुरैशी साहब का जवाब क्या है, क्योंकि आपका जवाब जो है वो बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लिए होता है और बहुत कमाल होता है। आप समझते हैं कि कदीर कुरैशी के अलावा भी कुछ ऐसे अब नाम हैं जो जिनको लोग इस तरह सर्च करते हैं कि मतलब वो रेगुलर जो है वहाँ पे जवाब देते हैं किसी भी सवाल का? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे इस वक्त फोरम पे कोई 7.25 लाख के करीब मेंबर्स हैं, और उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो हमारे जो पोस्ट होती हैं या जवाबात होते हैं उनको आगे शेयर करते हैं। तो शेयरिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है, और ये इतना बड़ा काम जो है ज़ाहिर है एक आदमी तो नहीं कर सकता ना। तो हमारी पूरी टीम है, उसमें बहुत काबिल लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बहुत से पीएचडी डॉक्टर्स हैं, तकरीबन साइंस की हर फील्ड के माहिरीन हैं। सवाल कदीर कोई सब पहली सीढ़ी है किसी भी इल्मी हवाले से, तरक्की करने के हवाले से बहुत पहली सीढ़ी है। मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है साइंस की दुनिया पर कि सवाल की बुन्नत जो है, ये सवाल अब बनाया जा रहा है, ये बहुत बहुत खुशाइंद बात है। बहुत अच्छे बड़े बड़े क्रिएटिव किस्म के सवाल जो हैं वो वहाँ पे नजर आते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं जो मैं जब वो पढ़ता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि ये सवाल तो मेरे अंदर पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि समझ बढ़ती है वैसे वैसे सवाल करने की काबिलियत भी निखरती है। तो यकीनन बहुत बेहतरी आई है, लेकिन ये है कि चूंकि हमारी मेंबरशिप बढ़ती जा रही है तो हमेशा नए मेंबर्स भी आते हैं, और नए मेंबर्स के बाज़ औक़ात सवालात बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो बिल्कुल मुब्तदी वाले सवालात भी होते हैं। तो एक पूरी रेंज मिलती है हमें, और हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती है मेंबरान से कि सवाल करने से पहले आप प्लीज़ फोरम पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि बहुत से सवालात हैं उनके जवाब फोरम पर पहले ही मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा है वो एक रवैया आपका, ये है कि एक कोई भी इंसान जब सवाल पूछता है और उसके नीचे अगर कोई तज़हीक आमेज़ कमेंट्स होते हैं तो आप जो है, क्योंकि सवाल करने वाला जो है वो इससे डिस्करेज भी हो सकता है, तो आप इंकरेजमेंट भी करते हैं और आप उसकी सरजनिश भी करते हैं अगर कोई इस तरह की तज़हीक आमेज़ कोई कमेंट हो। मेरा सवाल ये है कि 9 साल हो गए हैं आपको ये चलाते हुए, और आपका तजर्बा जो है, ऑफकोर्स बहुत सारा कंटेंट आपकी नज़रों से गुजरा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो निसाब की कमजोरियां हैं वो आपकी साइंस की दुनिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से अयां हो रही हैं? यानी आपको तो बहुत बेहतर इस पल्स को फील करते होंगे कि निसाब कितना कमजोर है हमारा। जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, न सिर्फ मेरे बल्कि जो पूरी टीम है उसके तजर्बे से ये वाज़ेह है, और कई दफ़ा इस पर आर्टिकल्स भी हमने शेयर किए हैं कि हमारा साइंस का निसाब जो है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत पहलुओं से बहुत कमज़ोर है। अगरचे उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी भी आई है, लेकिन इन जनरल एक जो चीज़ है साइंस में वो यही है जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया था
कि सवाल किया जाए, डिस्कशन की जाए, और ये एक तरफा ना हो। ऐसा ना हो कि मैं एक ऊंची कुर्सी पे बैठा हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं वो नीचे फर्श पे बैठे हैं और मैं ऊपर से उनको कमांड कर रहा हूँ कि भाई ये साइंस की फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लो। साइंस ऐसे नहीं सीखी जाती। साइंस गिव एंड टेक से होती है। साइंस क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होती है। और अब यह है कि हम लोग, चूंकि फोरम ऐसा है कि हम इस पे स्टूडेंट्स को तजुर्बात नहीं करा सकते, लेकिन साइंस में खुद से, बेसिक साइंस में खासतौर पे खुद से तजुर्बात करना और उसके अलावा खुद स्टडी करना, ये मैं हमेशा जो सवाल करने वाले जो मेंबरान हैं उनको ये एनकरेज करता हूँ कि आप खुद भी स्टडी कीजिए। मैंने जो जवाब दिया है या हमारे जो फोरम के जो दूसरे एडमिन्स हैं उन्होंने जो जवाब दिया है वो गलत भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं। एक रहनुमाई कीजिएगा कि हमने देखा है कि इल्म के हवाले से जो सबसे बड़ी रुकावट है वो अमूमी तौर पर नफ्सियाती होती है, यानी वो तोहमात होते हैं, वो खौफ होता है, वो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये चीज भी जो है वो आपको बहुत नुमाया नजर आती होगी, ये तोहमात हैं या ये खौफ है या बहुत सारी ऐसी चीजें जो नफ्सियाती, और सबसे बड़ी बात मुगालते जो है, और स्पेशली जो फिक्री मुगालते हैं, ये आपको नजर आती होंगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप उनकी तमाम की तस्वीर करते हैं। लेकिन ये तमाम जो जिन चीजों का मैंने नाम लिया है, ये किस हद तक सोसाइटी में फैली हुई? ये सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा आम है बदकिस्मती से, राइट। लेकिन उसमें खैर ये भी है कि हम जिस सोसाइटी से आए हैं उसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुराना हमारा कल्चर है, और वो कल्चर जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है। तो और ये कि तोहमात तो हर कल्चर में होते हैं, वो सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन ये है कि वो अगर हम बचपन से तनकीदी सोच, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, बच्चों में वो पैदा करें, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में खुद ये काबिलियत पैदा हो जानी चाहिए कि वो अपनी सोचों का मुहासबा कर सकें और अपनी सोचों में जो गलतियां हैं, मंतकी मुगालते हैं, उनकी तस्दीक कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है अभी तक, तो वो फिर बड़े होने के बाद भी, मेच्योरिटी के बाद भी अक्सर लोगों में वो मुगालते जो हैं वो कायम रहते हैं। और उसका तरीका यही है कि आप फलसफा को स्टडी करें, साइंस को स्टडी करें, तो आहिस्ता आहिस्ता साइंस हमें सोचने का तरीका भी बताती है। ये मैं अक्सर मेंबरान से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स सीखने का नाम नहीं है, साइंस एक सोचने का तरीका है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इसमें बड़ी कंक्रीट ऑब्जेक्टिविटी है और इतनी मारूजियत जो है वो नहीं पाई जाती। अमूमी तौर पे आप किसी प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी न किसी जमात या प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हुए ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप टिल्ट होते हैं। लेकिन जो साइंस की दुनिया है, इसके अंदर ये जो कंक्रीट ऑब्जेक्टिविटी है, ये बहुत ज्यादा मुतासिरकुन है। तो बहुत शुक्रिया, अपनी कोशिश जारी रखिए और हमें बहुत कुछ साइंस की दुनिया से सीखने को मिलता है और हमारा भी ये सफर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करीब साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब बात करेंगे कुछ कोलंबो टेस्ट के हवाले से। दूसरे रोज का खेल जारी था लेकिन बारिश हो गई। बारिश ने थोड़ा सा मजा गिरगिरा किया, लेकिन चूंकि पहली इनिंग में कम स्कोर था श्रीलंका का, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी मैच कुछ ट्रेवलिंग शुरू हो गई हो कि मैच का फैसला हो या नहीं। अभी सेकंड है, पिक्चर अभी बाकी है। खैर, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता दें, इससे पहले श्रीलंका ने 166 रन बनाए थे पहली इनिंग्स के अंदर और तमाम खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे। पाकिस्तान इसके जवाब में पहली इनिंग्स में अब तक 178 रन बनाए हैं और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। सो दैट सिंपली मींस पाकिस्तान इस वक्त 12 रन की लीड ले चुका है, लेकिन कोलंबो को बारिश ने घेरा है। सो इससे मैच फॉर द टाइम बिंग डिले हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 87 रन पे नॉट आउट है 131 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, जबकि बाबर आजम ने 28 रन बना रखे हैं, 49 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया है और 57.14 का स्ट्राइक रेट है कैप्टन ऑफ पाकिस्तान का। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। सो आज उनसे थोड़ा सा हम उनकी मेट एक्सपर्टीज भी ट्राई कर लेंगे कि मौसम को लेकर वो क्या देख रहे हैं। साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको भी और अरमला दोनों को सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉनसून का सीजन है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। अब से कुछ दिन कबल मैं देख रहा था कि लाहौर तो बारिश में डूबा हुआ था और यही हाल कराची के कुछ इलाकों का है जो बारिश में, खास तौर पर नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, वहाँ बड़ी
तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से वो इलाके बारिश में डूबे हुए, लेकिन बारिश का बसेरा है, अब लगता है कि 2-3 दिन तक मजीद बारिश। मिर्जा साहब, यही बारिश कोलंबो में भी हो गई और उस टेस्ट में भी बारिश की वजह से खेल रुक गया। अब जिस तरह से भी इमरान अपने इंट्रो में बता रहे थे कि पहले दिन की खेल से पाकिस्तान कुछ ड्राइविंग सीट पे था, ये कहना गलत नहीं है, लेकिन दूसरा दिन का खेल है। ऑब्वियसली किस तरह से आप देख रहे हैं इस ओवरऑल टेस्ट के इस दिन को? अरमला ने कोलंबो का जिक्र किया, कोलंबो से मुझे याद आ गया मोहसिन खान पाकिस्तान के साबिक जो टेस्ट ओपनर थे, उन्होंने कोलंबो में एक फिल्म की शूटिंग की थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। तो कोलंबो में वो हाथियों के साथ उन्होंने शूट किया था। और कोलंबो में क्रिकेट भी हो रही है। ये जो ग्राउंड है कोलंबो का सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, 1952 में यहाँ क्रिकेट शुरू हुई और दूसरी जंग अजीम में ये एरोड्रोम के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ से जहाज टेक ऑफ करते थे और लैंड करते थे, लेकिन अब वहाँ क्रिकेट हो रही है उस ग्राउंड में। और जिस तरह अरमला ने पूछा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है क्योंकि 166 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट करके अब पाकिस्तान 178 पे 2 थे जब बारिश हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को 32 रन की लीड मिल चुकी है और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इस इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए ताकि हमें दूसरी इनिंग्स ना खेलना पड़े। क्योंकि कल दिमत करुणारत्ने ने टॉस जीतकर इसलिए बैटिंग की थी कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलना पड़े और उनके प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें। लेकिन ये मैच अब पाकिस्तान की ग्रिप में है। और अबरार अहमद की अगर मैं तारीफ में करूं, 24 साल अबरार अहमद के जो मानसेरा से कराची आए, मैं आपकी मालूमात में भी तो थोड़ा इजाफा करूं। मानसेरा से वो कराची आए और राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी में वो खेला करते थे। और कराची का एक इलाका है पटेल पाड़ा जहां पर रिक्शे वगैरह बड़े मशहूर है, तो उनके वाले ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, तो वहां पटेल पाड़ा में रहा करते थे। लेकिन 6ठा टेस्ट मैच है उनका इमरान और अब तक वो 38 विकेटें ले चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाला वक्त लगता है उन्हीं का है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि 2-0 जीते, क्योंकि कल भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। भारत के 2 टेस्ट मैचेस में 16 पॉइंट्स है आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर। पाकिस्तान के एक टेस्ट में 12 है। पाकिस्तान अगर ये भी जीतता है तो 24 हो जाएंगे। तो और ऑस्ट्रेलिया के 26 पॉइंट्स है क्योंकि वहां 4 टेस्ट मैच खेल चुका है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वाह क्या बात है। मेरे साहब, ये जो डैमेज अबरार ने श्रीलंकन टीम को दिया, ये श्रीलंकन स्पिनर्स पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं दे पाए? क्या हमारी बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग रही या नहीं चल पाया? उनका क्या फैक्टर है? देखिए, जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बनाई है इमरान के, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। कल जब पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, जब कल खेल खत्म हुआ था 145 रन 2 विकेटों पर, तो पाकिस्तान के जो नेट रन रेट था वो 5 रन पर ओवर का था। टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ये प्लान किया हुआ है कि अटैक करना है रमेश मेंडिस पर और प्रभात जयसूर्या पर। और जब वो अटैक करते हैं तो फिर बॉलर अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है। मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है कि अग्रेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू। और मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन ने पिछले टेस्ट मैच में भी अग्रेशन किया, वरना 131 रन हमारे गले पड़ गए थे। लेकिन तेज खेले जिसकी वजह से हम जीत गए टेस्ट मैच। और यहाँ पर भी यही सूरत है। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, इन शॉर्ट हमारी ओवरऑल अब जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से हम ये मैच खेल रहे हैं, पहला टेस्ट भी हमने जीता है, अभी दूसरे में भी हमारी जो पोजीशन है मुस्तहकम है। आइंदा आने वाले दिनों की 2 के वनडे फॉर्मेट के इवेंट्स आ रहे हैं, बट स्टिल हमारी तैयारी, आपको लगता है कि बिल्कुल हम रेडी हैं इन इवेंट्स को लेके, जो एशिया कप और वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ? बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा, क्योंकि अब एशिया कप, अब 50 ओवर्स की क्रिकेट आएगी। एशिया कप 50 ओवर्स का, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का। लेकिन पाकिस्तान ने 1 साल पहले टेस्ट मैच जीता था 20 जुलाई 2022 को, और अब 1 साल के बाद 20 जुलाई 2023 को टेस्ट जीता। यानी कि 1 साल में पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। अब पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में भी फतह की तरफ गामजन है। इसका एडवांटेज होगा मेरी ओपिनियन में। इनको चाहिए कि सऊद शकील को वनडे टीम में रखें, क्योंकि जब उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था 2021 में कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ, तो अगले ही वनडे में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर उन्होंने निस सेंचुरी बनाई थी। वो एक ऐसा बैट्समैन है जो फंस के खेलता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम 50 ओवर नहीं खेल पाती, 20 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक को रोटेट करे और फंस के खेले। तो सऊद शकील को इन्हें रखना चाहिए वनडे फॉर्मेट के लिए, अबरार अहमद को रखना चाहिए इनको वनडे फॉर्मेट के लिए,
फिर नवाज आ जाएंगे, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, रिजवान भी आ जाएंगे, लेकिन रिजवान वनडे में इतने इफेक्टिव नहीं है इमरान जितने वो T20 में। ये जो तो हमें चाहिए ये बड़ी अच्छी टर्म आपने हमें याद करा दी, फंस के खेलने वाली। ये अक्सर स्ट्रीट क्रिकेट में इस्तेमाल होती है और टेनिस बॉल में इस्तेमाल होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा, चलें, वक्त मेरे पास कम है, जाते जाते बड़ा अच्छा हमने माशाल्लाह इमर्जिंग कप का फाइनल भी जीता और उसमें भी हमारी जो प्लेइंग 11 थी, खासतौर पर तैयब जैसे लोग जो लड़के सामने आए, तैयब ताहिर जैसे, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। तो क्या आने वाले स्क्वाड के अंदर किसी की इस इमर्जिंग टीम में से भी जगह बनती नजर आती है, अदर देन द इंटरनेशनल प्लेयर्स साइम अयूब वगैरह जो खेल चुके हैं, इनके अलावा? इनके अलावा कोई नहीं, क्योंकि हमारे 7 प्लेयर्स ऐसे थे इस इमर्जिंग एशिया कप में जो भारत के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे, वो पाकिस्तान को T20 या वनडे में रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो तजुर्बा तो है, ऑलरेडी दे हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। लेकिन अब डिपेंड करता है कि नई सिलेक्शन कमेटी बनती है। आपको तो पता है कल मिसबाहुल हक जो है मुशीर बन गए अशरफ साहब के एडवाइजर। तो अब एडवाइस क्या करते हैं, नई सिलेक्शन कमेटी क्या आती है, हमें अगर यंगस्टर पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इमरान। अगर हम वही आजमाए हुए घोड़ों को आजमाई के रेट में दौड़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है अमीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दिन एंजॉय कीजिए और एज वी कॉल यू डॉक्टर, तो आपकी पल्स पे नजर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ही पल्स ऊपर नीचे होगी तो जरूर हमारे देखने वालों को पता भी चलेगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन भी हर स्पोर्ट्स के अंदर, हर शोबे के अंदर जो कह रहे प्रोमिनेंट है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म करी। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राबिया अमजद से, जो कि रोइंग एशियन रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और कुछ अर्सा कब होने वाली 34th नेशनल गेम्स में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुई हैं। और राबिया अमजद के हवाले से आपको बताएं तो मुसलसल 4 बार नेशनल रोइंग चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2 रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ रोइंग नहीं करती हैं, इसके साथ साथ ये राबिया 2015 में कबड्डी वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। सो आपने अगर इनसे पंगा लेना है तो बहुत सोच के लेना है, क्योंकि कबड्डी भी जानती है। क्या बात है, क्या बात है। राबिया हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। इतने ज्यादा गोल्ड मेडल्स कैसे कहाँ रखती हैं आप? कैसे? बहुत मेहनत है इसके पीछे, और हर वो कहते हैं ना सक्सेसफुल हीरो जो भी है उसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी होती है और बहुत सैड स्टोरी होती है। तो मेरे पीछे भी बहुत ऐसी थोड़ी सी स्टोरी हमें बताए ना। फर्स्ट मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और जब मैं कॉलेज में गई तो कोई भी लड़की मेरे से दोस्ती नहीं करती थी। तो मैंने आके यही बात अपने बाबा से की, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, इस नॉर्मल, माँ बाप को तो बच्चे प्यारे लगते हैं चाहे जैसे भी हों। तो नेक्स्ट विदिन डेज उधर गेम्स हो रही थी, तो मैंने आके बाबा से दोबारा से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं गेम्स कर लूँ। तो बाबा कहते देख लो, मतलब उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए कहा कि कर लो, मतलब होगी नहीं लेकिन कर लो। मैंने जब वहाँ स्टार्ट किया तो मैं एथलेटिक्स करती थी, शॉर्ट पुट। Okay. तो मैंने वो जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार नहीं, ये तो बहुत मजे का है। और फिर रस्सा कशी, फिर वॉलीबॉल, तो मतलब वेट कम करने के चक्करों में मैंने ना अपने आप को जो मिला वो आपने कहा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। और फिर रोइंग में आई, और जब मैं रोइंग में आई तो मेरा बहुत मतलब वेट कम हुआ। उन दिनों में मुझे बहुत से मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे कजन्स ने बहुत बातें की, तुम कर नहीं सकती, तुम मतलब तुम इतने हैवी वेट में कैसे करोगी, और तुम लड़की हो, बाहर नहीं जाना, ये वो मतलब। और बस जिसने साथ दिया वो थे मेरे पेरेंट्स, मॉम एंड डैड। और उन्होंने कहा जी हम संभाल लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। That's amazing. और फिर मैं यहाँ तक पहुंची, और ये सब मेरे मॉम एंड डैड का जो है ना वो। क्या बात है। डेफिनेटली राबिया, आपके पेरेंट्स भी उतने ही जो के लिए अप्रिसिएशन के हकदार हैं जितनी आप हैं। ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इस एशियन रोइंग चैंपियनशिप के हवाले से बताइए, कहाँ पे हुई, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, आपको गोल्ड मेडल मिला, दीगर प्लेयर्स किस तरह से आपका कंपटीशन रहा? इसमें सिर्फ इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी इसमें तकरीबन कोई 11 जो है ना वो मुल्क थे। अच्छा। और उस टाइम वो जैसे चाइना, जी चाइना था इसमें, एशिया? जी सब थे। अच्छा, चाइना थे, थाईलैंड था। और उनकी तो हाइट, मतलब मेरी अगर 6 है ना तो 6'4" की हाइट थी लड़कियों की। अच्छा। मैं उनके सामने बहुत छोटी लग रही थी। वो लोग चैंपियंस हैं। हालांकि यूजुअली चाइनीज की हाइट कम होती है, लेकिन नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, ओके। मतलब उनके प्लेयर्स स्पोर्ट के जरिए उनका क्राइटेरिया। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि हम लोगों को ना प्लेस ही नहीं मिलती।
मैं जो एशिया तक पहुंची हूँ ना, ये अपने बलबूते पे पहुंची हूँ। लाइक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्या रोइंग करते हुए हाइट मैटर करती है? नहीं, हाइट से फर्क पड़ता है? अगर हाइट जैसे फास्ट बॉलर लंबा होगा तो अच्छी बॉल। रोइंग में ना 2 कैटेगरीज हैं बस, वेट के। अच्छा, वेट हाइट का कोई इसमें नहीं, आई मीन अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको हेल्प मिलती है करते हुए? ये बहुत मिलती है। लाइक अगर लॉन्ग हाइट है तो आपको और भी अच्छी मिलती है। आपको लाइक पावर कम लगानी पड़ती है। आपकी जो लाइक चेन है ना वो ज्यादा ओपन होती है, फिर उससे आपको मतलब लाइक वो एज मिलता है आपको हाइट का। ओके 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 ओके। लेकिन उसमें लाइक ये नहीं होता कि पावर का आपको कुछ होता है। तो ये कई रास्ते में जा रही थी, कोई ऐसा वाकया हुआ, किसी को आपने उठा के फेंका तो आपको लगा कि आप कबड्डी भी खेल सकती हैं? साथ ही गेम्स आप खेलती गई? नहीं, मैं कबड्डी और रोइंग दो अलग अलग, दो के दोनों में स्ट्रेंथ? जी ऐसे ही है। पहले कबड्डी में गई थी, वो भी लाइक मैंने आपको बताया ना मैं बहुत हैवी थी। तो स्टेडियम में ऐसी ट्रेनिंग कर रही थी, तो फिटनेस ट्रेनिंग, तो वहाँ पे कबड्डी का कैंप लगा हुआ था। तो कबड्डी के कोच ने देख के कहा कि यार बच्ची मतलब लाइक बहुत ज्यादा फिट है, ये मतलब हाथ नहीं किसी को लगाने देगी। तो मैंने कहा कि सर ने मुझसे पूछा, और जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा ना तो उन्होंने कहा कि किसी कोई भी अच्छा नहीं समझता कबड्डी को। लाइक मोस्टली लोग कबड्डी को कहते हैं कि लाइक पिंड की लड़कियां हैं, इनको लाइक बात करने का तरीका नहीं है। गेम इस तरह कहे कि खेलते हुए आप मतलब लाइक ब्रॉड हो जाते हैं। देसी गेम है, देसी गेम। और वह हुआ भी ऐसे ही ना, जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आई तो मेरी नानों ने आके मतलब लाइक मुबारकबाद दी, और फिर मुझे कहा कि आज तो खेल लिया, दोबारा कबड्डी खेलने ना जाना। क्योंकि वहाँ पे वो सिख वगैरह कमेडीज करते हैं ना, तो वो लाइक पाकिस्तानी लड़कियों पे ज्यादा होते हैं। अच्छा, कमेंट्स ज्यादा वगैरह बनाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर उस वजह से ना नानों ने कहा कि अच्छा आज खेल लिया ना, दोबारा मत खेलना। नहीं, तो लाइक उसकी वजह से मैं दोबारा उस वर्ल्ड कप में नहीं गई, वरना मैं इसको आगे कंटिन्यू करती। और फिर मैंने रोइंग को जो है ना वो अपना चैंप बना लिया, और 4 साल से लगातार इसके लिए मैं मेडल्स ले। जबरदस्त। तो अच्छा, आगे अभी आपने बताया कि आप अपने ओन पर गई हैं जब भी आपने चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। आपकी कोई प्रॉपर फेडरेशन है, किसी के साथ एसोसिएटेड हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, या बिल्कुल भी नहीं अपने ओन पे? है लाइक वैसे तो मैं यहाँ तक अपने ऑन पे पहुंची, ठीक है, लेकिन एक क्लब है रोइंग का जिधर से मैंने स्टार्ट लिया था, और उन्होंने आज तक मुझे ऑफ नहीं किया। लाइक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बेटा हम लोगों ने कुछ नहीं करना, लाइक मेहनत आपकी है, पावर आपकी है, हर चीज आपकी है, हमें कुछ भी नहीं मिलना, ना आपका मेडल ना पैसे भी आपके, सब कुछ। तो हमें कुछ नहीं मिलना, हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे। अच्छा, That's nice. तो वो है मेरे सर हारून सर, मेरे कोच हैं। ठीक है। और अभी भी लाइक मैं वापडा में हूँ, एम्प्लॉयर हूँ। अच्छा। लेकिन और वापडा में आप रोइंग के कोटे पे? जी। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या बेहतर किया जा सकता है? एक तो हमें फीमेल रोइंग जो करती हैं उनका करियर के हवाले से थोड़ा सा बताइए, किस हद तक करियर अडॉप्ट करना चाहिए बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल लड़कियों को, और कितना पोटेंशियल है दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के लिए अगर हम इसको प्रोफेशनली करें, इस पे पैसे लगाएं? अच्छा, फर्स्ट मैं आपकी बात को मतलब सही कहती हूँ, लेकिन सेकंड ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्पोर्ट की गर्ल्स, क्रिकेट के अलावा लड़कियां हैं, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बेशक। हमें यहाँ से बुलाया जाता है, मतलब मुझे 1000 बार कॉल्स आ चुकी है बाहर से कि तुम हमारा क्लब आके ज्वाइन कर लो, मतलब बाहर। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना और मुझे पाकिस्तान में ही रहना है। और मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे कहा यार तुम पागल हो, इतनी अच्छी तुम्हें स्पोर्ट वहां मिल रही है तो तुम चली जाओ। तो मैं कहती हूँ नहीं, जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया है, मुझे यहाँ से टैलेंट मेरा शो हुआ है। साहब जैसे प्लेयर्स का जब हम जज्बा देखते हैं तो बड़ा रश आता है, लेकिन उनके साथ जब हम अपना सलूक देखते हैं ना, बीइंग नेशन, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो टैलेंट की वजह से जा ही नहीं पाती और वो गेम्स छोड़ देती हैं। राबिया, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी हैं, आपका जज्बा, आपका स्पिरिट कमेंडेबल है, बट स्टिल वी होप कि इस तरह से अथॉरिटीज भी आपके साथ कोऑपरेट करें और मजीद आप तरक्की कर सकें। और हर उस नई प्लेयर के साथ, खास तौर पे खवातीन आगे नहीं आएंगी तो माशरा कैसे बढ़ेगा। थैंक यू राबिया अमजद, द चैंपियन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन जाते जाते हमने सोचा आपको एक्सरसाइज करवाई जाए, और इसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद। थैंक यू अमला, थैंक यू इमरान। सो आज हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप लाइट वेट्स यूज़ कर लें, अगर आप थोड़ा मॉडरेट लेवल पे हैं तो यू कैन यूज़ 4 or 5 kgs।
So first of all, guys, we're going to start the warm-up. We're going to do some jumping jacks, 1 minute jumping jacks, 1 minute toe touches, 1 minute arm circles, 1 minute squats. So I'm going to start with the dumbbell after the warm-up. So first exercise would be shoulder presses. Dumbbells right above your shoulders and press up. Exhale on the top. And then second exercise is on the ground, guys. We're going to do chest. Sorry. Back on the ground, feet, knees bend, feet on the ground, and press the dumbbells up towards the ceiling, elbows in line with the shoulders. Breathe out. When you extend, breathe in when you press. Third exercise is front raises. So guys, अगर आपके पास heavy dumbbell है तो you can use the one dumbbell. Lift the dumbbell right in front of your shoulders, in line with the shoulders, and exhale on the top, keeping your chest upright, shoulders roll back. So same way, we're going to do 2 combos of exercises. So upright rows, elbows towards the ceiling, breathe out, extend, and hammer curls. Turn, knuckles facing forward, pull, breathe out, then dumbbell facing forward, inhale, breathe out. The last one would be on the ground, skull crushers, guys, for the triceps. Use one dumbbell if you have a heavy dumbbell, so elbows close, right above our shoulders, and extend. Elbows behind, dumbbell right behind your head, and extend and breathe out. Extend करते हुए आपने breathe out करना, flex करते हुए breathe in करना. यहाँ breathe in होगा, या breathe out होगा. Make sure your elbows are not going out. So these are the 5 upper body exercises, guys. Try this out at home. Take care. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच खुशी हमें एक्सरसाइज कराने के लिए। खुशी हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सुबह खुशी ने आपको एक्सरसाइज करवा दी। उम्मीद है खुशी हुई होगी आपको। हाँ, हमें भी हुई है। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बारिश को एंजॉय पकौड़े बनाइए, एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।